दोस्तों नमस्कार, दिस इज आलोक त्रिपाठी। वेलकम टू घटना चक्र। यूपीपीसीएस मेंस 2025 को टारगेट करते हुए हमारी सायास टेस्ट सीरीज चल रही है। आपको मैं कई बार बता चुका हूं। और सायास टेस्ट सीरीज में जो कॉपी एवेल्युएशन है हमारा, किस तरह से कॉपी यहाँ चेकिंग होती है, कैसे रिमार्क दिए जाते हैं, कैसे आपको बताया जाता है कि आपके आंसर राइटिंग में क्या क्या समस्याएं हैं और उन समस्याओं से आप कैसे निजात पाएँ, इन सारी चीज़ों की फहरिस्त में ये अगला वीडियो आपके समक्ष उपस्थित है। अगला वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। तो आज हम बात करेंगे एक क्वेश्चन की और यहां से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन पहले आप देख लीजिए क्या है मेंस में। तो क्वेश्चन है कि अयोध्या राम मंदिर कॉरिडोर के सांस्कृतिक आर्थिक प्रभाव का उत्तर भारतीय तीर्थ भूगोल के आधार पर मूल्यांकन कीजिए। ये 12 नंबर का क्वेश्चन है और जो आंसर राइटिंग करके आपने जो कॉपी भेजी है उसको कैसे हमने चेक किया है, किस तरह चेक किया है, ये इस वीडियो में बात करेंगे। Assess the cultural economic impact of Ayodhya Ram Mandir corridor on North Indian pilgrimage geographics। ये है क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का कैसे आंसर लिखा गया है, क्या है, किस तरह से है। फिर से एक बार प्रश्न मैं पढ़ूंगा, ध्यान से आप लोग देखिएगा। अयोध्या राम मंदिर कॉरिडोर के सांस्कृतिक आर्थिक प्रभाव, ये क्वेश्चन है, के सांस्कृतिक आर्थिक प्रभाव का उत्तर भारतीय तीर्थ भूगोल के आधार पर मूल्यांकन कीजिए। एसेस द कल्चरल इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ द अयोध्या राम मंदिर कॉरिडोर ऑन नॉर्थ इंडियन पिलग्रिमेज जियोग्राफिक्स, ये क्वेश्चन है। अब इन्होंने इंट्रो क्या लिखा है, अयोध्या का पवित्र स्थल उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है जो कि भगवान राम की नगरी के रूप में विश्व प्रसिद्ध है। ये इन्होंने आंसर का इंट्रो लिखा है। ये 12 नंबर का क्वेश्चन है, 12 नंबर का। आपको पता है कि मेंस में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं पीसीएस में, कुछ 8 नंबर के प्रश्न होते हैं और कुछ जो है 12 नंबर के होते हैं। तो ये प्रश्न 12 नंबर का है। अब हमने जब कॉपी इनकी चेक करी, मतलब हमारी टीम ने चेक की, तो क्या रिमार्क दिया ये देखिएगा आप। कमियां क्या हैं भूमिका में, कमियां क्या हैं। आपने आरंभ में अयोध्या को भगवान राम की नगरी और महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल के रूप में सही तरीके से बताया है। यानी अयोध्या का पवित्र स्थल उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है यहाँ पे। लेकिन भूमिका में राम मंदिर कॉरिडोर 2024 बड़ी धार्मिक अवसंरचना परियोजना और तीर्थ भूगोल जैसे शब्द आ ही नहीं रहे, जबकि यही उत्तर की रीड है। यानी भूमिका में जो कीवर्ड है, कीवर्ड क्या है, राम मंदिर कॉरिडोर, ये कीवर्ड है। कीवर्ड क्या है, भारतीय तीर्थ भूगोल। इन दोनों कीवर्ड को आपने मिस कर दिया है, आपने मिस कर दिया है। और अगर भूमिका में आप कीवर्ड को मिस कर देंगे तो फिर तो दिक्कत की बात होगी। एग्जामिनर हमेशा ये देखता है कि जो प्रश्न लिखा है, जो प्रश्न का उत्तर लिखा है वो उस प्रश्न का ही उत्तर है कि नहीं। कहा जाता है कि अच्छा उत्तर वही है जो प्रश्न का उत्तर हो, यानी जो क्वेश्चन पूछ रहा हो उसके हिसाब से उत्तर हो। तो इसमें यह चीज आपने मिस कर दी, आपने मिस कर दिया है। इसको मॉडिफाइड फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है ये भी आपको बता रहा हूं। अयोध्या राम मंदिर कॉरिडोर, जिसे 2024 में देश की प्रमुख धार्मिक अवसंरचना परियोजना में से एक के रूप में विकसित किया गया है, ने अयोध्या को पुनः अखिल भारतीय तीर्थ केंद्र बनाते हुए उत्तर भारत की तीर्थ अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक भूगोल को नया स्वरूप देना शुरू कर दिया है। इसी परिप्रेक्ष्य में इसके सांस्कृतिक आर्थिक प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सकता है। यानी ये क्या है, ये मॉडिफाइड इंट्रो है। यानी आपकी कमियों को बताया गया है कि आपने क्या किया है, यू हैव इग्नोर्ड कीवर्ड्स इन योर इंट्रो। आपने इंट्रो में कीवर्ड्स को इग्नोर कर दिया है, सबसे पहली चीज। और फिर इंट्रो कैसे लिखा जा सकता है, इसका मॉडिफाइड वर्जन ये हमने आपको प्रेजेंट किया है। इससे आपको ये पता चल रहा है कि आपकी कमियां क्या हैं, लेकिन साथ साथ ये भी पता चल रहा है कि उन कमियों को ग्रहण करते हुए कैसे मॉडिफाइड रूप में चीजों को लिखा जा सकता है। ये तो इंट्रो की बात हो गई। अगले चरण में हम चलते हैं, उत्तर भारतीय तीर्थ भूगोल पर प्रभाव। ये दूसरे चरण में आ गए, यानी आप आ गए बॉडी में। इंट्रो के बाद बॉडी में आ गए। फिर उन्होंने एक मैप बनाया है और इसमें पहला पॉइंट लिख रहे हैं कि अयोध्या का स्थल उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में
आता है या कुछ लिखा है इन्होंने। अयोध्या के पास प्रयागराज का पवित्र स्थल तथा आध्यात्मिक नगरी वाराणसी स्थित है। यदि अयोध्या के स्थल में उचित रूप से विकास किया जा रहा है, जिससे इस स्थल पर देश द्वारा विदेश से श्रद्धालु आएंगे, इससे इस क्षेत्र का विकास तथा संबद्ध क्षेत्रों का उचित विकास होगा। राम मंदिर कॉरिडोर के विकास से आसपास के स्थित तीर्थ स्थान के पास भी पर्यटक जाएंगे। इस क्षेत्रों में होटल, रेस्टोरेंट तथा संबद्ध अन्य लोगों को आर्थिक लाभ होगा। उत्तर प्रदेश सरकार भी विभिन्न पर्यटन सर्किटों के माध्यम से जोड़ने का प्रयास कर रही है, जिससे आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिलेगा। भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने हेतु मर्यादा पुरुषोत्तम की राम की अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विकास किया है। यातायात सुदृढ़ करने हेतु एक्सप्रेस वे से जोड़ा गया है, ये इन्होंने लिखा है। अब इसमें इन्होंने क्या प्रॉब्लम की है, क्या दिक्कतें की हैं, वो हम देखेंगे। तो अब देखिए, ये हम बॉडी पे आ गए, यानी मेन बॉडी जो क्वेश्चन की है उसको इन्होंने जो लिखा है उसमें कमियां क्या हैं। उसमें कमियां क्या हैं? रामलीला अवधी भाषा संगीत, रामलीला अवधी भाषा संगीत, स्थानीय शिल्प, लोक उत्सव, धार्मिक कलाओं का पुनर्जीवन, इन पर कोई चर्चा ही नहीं की गई है। इन पर कोई चर्चा नहीं की गई है। बिंदुवत और हेडिंग्स की कमी, यदि आप लिखते का उत्तर भारतीय तीर्थ भूगोल में अयोध्या की केंद्रीयता, खा सांस्कृतिक प्रभाव, गा आर्थिक प्रभाव, घा चुनौतियां व सावधानियां, तो उत्तर बहुत साफ और प्रभावी दिखता है। देखिए, जब आप आंसर राइटिंग करते हो, आंसर राइटिंग ऐसे नहीं की जाती है, ऐसी नहीं करनी चाहिए कि केवल आप समझ रहे हो, जो लिख रहा है वही समझ रहा है। इसमें ज्यादा बड़ा गेम ये होता है कि आप एग्जामिनर को क्या समझा पा रहे हो कि नहीं, यानी जो मैसेज आप देना चाहते हो वो मैसेज क्या एग्जामिनर तक पहुंच रहा है कि नहीं। अगर वो मैसेज एग्जामिनर तक नहीं पहुंच रहा है, इसका मतलब आपका उत्तर लेखन उत्कृष्ट श्रेणी में नहीं आएगा। यानी जो भी मैसेज आप दे रहे हो वो बहुत महत्वपूर्ण है कि एग्जामिनर तक वो मैसेज जा रहा है कि नहीं। अगर एग्जामिनर तक मैसेज नहीं जा रहा है, एग्जामिनर आपकी बात नहीं समझ पा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके उत्तर लेखन में समस्या है। तो इसमें इस चीज को इंगित किया गया है कि आपने क्या क्या चीजें मिस कर दी हैं, और फिर इसमें स्तरीय मुख्य भाग को दिखाया भी गया है कि आप ऐसे लिखो, आप ऐसे लिखोगे तब जो है बात आपकी बनेगी। जैसे सांस्कृतिक पुनरुत्थान और धार्मिक भूगोल का रूपांतरण, ये हेडिंग है। अयोध्या का अखिल भारतीय तीर्थ केंद्र के रूप में सुदृढ़ीकरण, उदाहरण दिया गया है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद वार्षिक आगंतुक संख्या 15 करोड़ से अधिक है। सभ्यतागत पहचान और पवित्र स्थानिकता का पुनरुत्थान, उदाहरण दिया है। कॉरिडोर, अनुपूरकों, पंचकोसी, 14 कोसी, 84 कोसी परिक्रमा मार्गों का एकीकरण करता है। ये सब सारी चीजें हैं। और अंतरराज्यीय तीर्थ यात्री प्रवाहों के माध्यम से सांस्कृतिक एकीकरण, ये है। फिर चुनौतियां और संतुलित मूल्यांकन, ये सबसे लास्ट में बॉडी में आता है। ये चीजें, इतनी चीजें हैं 12 नंबर में, और इन्होंने बहुत सारी चीजें इसमें मिस कर दी हैं। फिर निष्कर्ष में आते हैं हम। जो तीसरा जो मुख्य भाग है वो निष्कर्ष है। इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जोड़कर इसके आर्थिक सांस्कृतिक महत्व को बढ़ाने का प्रयास कर रही है, ये इन्होंने लिखा है। निष्कर्ष में हमने कमियां क्या बताई हैं। यह वाक्य बहुत सामान्य है, यह नहीं बताया गया कि अयोध्या कॉरिडोर आस्था का क्षेत्रीय पुनर्जीवन की शक्ति में बदल रहा है। यह धर्म प्लस विकास प्लस सांस्कृतिक एकता के संतुलित मॉडल के रूप में उभर सकता है, बशर्ते चुनौतियों को संभाला जाए। अब निष्कर्ष और अच्छा कैसे हो सकता है? समग्रतः अयोध्या राम मंदिर कॉरिडोर ने आस्था को क्षेत्रीय पुनर्जीवन की शक्ति में रूपांतरित करते हुए उत्तर भारतीय तीर्थ भूगोल को नया केंद्र प्रदान किया है। यदि इसके विकास को पर्यावरणीय संतुलन, सांस्कृतिक प्रामाणिकता और स्थानीय समुदायों को न्याय संगत लाभ वितरण के साथ आगे बढ़ाया जाए, तो यह धर्म, विकास और सांस्कृतिक एकता के आदर्श समन्वय का मॉडल बन सकता है। ये कंक्लूजन है। यानी इस पूरे प्रश्न में आपको ये बताया गया है, सबसे पहले तो आप समझिए कि हम जब कॉपी चेक कर रहे हैं तो कॉपी चेक करने में 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जब आप कोई आंसर लिखते हो, आंसर राइटिंग में 3 भाग होते हैं, आपको पता है। इंट्रोडक्शन, इसको परिचय कह सकते हैं हिंदी में आप। दूसरा भाग होता है मेन बॉडी,
मेन बॉडी में विस्तार दिया जाता है, प्रश्न का आंसर को विस्तार दिया जाता है। इसको आप हिंदी में कह सकते हैं मुख्य भाग। और अंतिम में होता है निष्कर्ष, निष्कर्ष, कंक्लूजन। तो अमूमन एक चीज देखना आपने देखा होगा कि इंट्रोडक्शन की जो कॉपी चेकिंग है, इंट्रोडक्शन इस भाग की, इस भाग में हम पहले आपको कमियां बता रहे हैं, आपकी कमियां क्या हैं, और फिर कमियां बताने के बाद आपको मॉडिफाइड फॉर्म में वो कंटेंट प्रोवाइड भी कर रहे हैं कि आपको इस कंटेंट में ये चीज़ लिखनी चाहिए, ये चीज़ आप लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। और मेन बॉडी में भी हम जितनी हेडिंग्स आप लिख रहे हो, जितनी हेडिंग लिख रहे हो या हेडिंग आप मिस कर रहे हो, हेडिंग वाइज आपकी कमियां बताई जा रही हैं, और कंक्लूजन में भी सेम यही चीज़ की जा रही है। यानी इसका क्या मतलब है कि हमारी जो कॉपी चेक करने की स्टाइल है वो स्टेप वाइज इवेल्युएशन है, स्टेप वाइज इवेल्युएशन। और स्टेप वाइज इवेल्युएशन करने का फायदा ये होता है कि आपको अपने पूरे उत्तर की एक संरचना पता चलती है, ये पता चलता है कि आपने कहाँ कहाँ क्या कमियां की हैं। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, एक डॉक्टर है और आप एक पेशेंट हो, पी मान लीजिए, आप इनके पास जाते हैं और आप कहते हैं कि आपका पेट दर्द हो रहा है। आपका क्या हो रहा है? आपका पेट दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर आपको क्या करता है? डॉक्टर आपको पेन किलर दे देता है। क्या करता है? पेन किलर दे देता है, जो मशहूर पेन किलर होती हैं आपको दे देता है, वो कहता है कि जाइए खा लीजिए, ठीक हो जाएगा। लेकिन जो समझदार डॉक्टर होगा वो क्या करेगा? वो ये चेक करेगा कि पेट दर्द के रीजन क्या हो सकते हैं। देखिए, पेट दर्द के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। पेट दर्द का रीजन ये हो सकता है कि आप ओवर ईटिंग आपने कर ली हो। पेट दर्द का एक रीजन ये हो सकता है कि आप ओवर ईटिंग करके आए हो, ज़्यादा आपने खा लिया हो और दिक्कत हो रही हो। पेट दर्द का रीजन हो सकता है आपको अपेंडिक्स हो गई हो। पेट दर्द का रीजन हो सकता है आपको स्टोन हो, आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन हो, आपकी किडनी में स्टोन हो, या फिर आपको जो है खाने के बाद जो है फूड पॉइजनिंग जैसी स्थिति हो। तो डॉक्टर का मेन काम क्या है? डॉक्टर का मेन काम है कि वो एग्जामिनेशन जो करे आपकी बॉडी का, वो एग्जामिनेशन माइक्रो लेवल एग्जामिनेशन करे। माइक्रो लेवल एग्जामिनेशन करे यानी सभी संभावनाओं पर विचार करे। सभी संभावनाओं पर विचार करने के क्रम में उसको बहुत बेहतर तरीके से, बेहतर का मेरा मतलब है कि बहुत सटीक तरीके से आगे बढ़ना होगा, और तभी जो है वो किसी कंक्लूजन पर पहुंच पाएगा। तो हमारी जो कॉपी चेकिंग की पूरी स्टाइल है वो इसी में है कि आपको पूरा सटीक तरीके से अगर कॉपी चेक करना है और किसी को सुधार की दिशा में ले जाना है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप में क्या क्या प्रॉब्लम है और किन प्रॉब्लम्स के जरिए किन प्रॉब्लम्स को कैसे दूर किया जा सकता है, ये चीज दिखाना है। जैसे अब दूसरा प्रश्न हम बात करेंगे, ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, इसकी चर्चा करेंगे हम। प्रश्न क्या है? भारत जैसे विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि और गरीबी के पारस्परिक संबंध की व्याख्या कीजिए। भारत जैसे विकासशील देश में जनसंख्या वृद्धि और गरीबी के पारस्परिक संबंध की व्याख्या करना है। एक्सप्लेन द इंटर रिलेशन बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉवर्टी इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। यानी कई लोग कहते हैं ना कि जनसंख्या बढ़ रही है इसलिए गरीबी बढ़ रही है, तो इसमें क्या संबंध है ये आपको एक्सप्लेन करना है अपने आंसर में। तो इन्होंने शुरुआत क्या की है? UNFCA 2024 के अनुसार भारत वर्तमान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, जबकि नीति आयोग के अनुसार 2023-24 में भारत में लगभग 24.82 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। ये इन्होंने इंट्रो लिखा है। अब प्रस्तावना क्या है? सुधार की दिशा में क्या है? भूमिका ठीक है, लेकिन शुरुआत में 1-2 वाक्य में यह लिखें कि जनसंख्या वृद्धि कैसे गरीबी बढ़ाती है और गरीबी कैसे उच्च प्रजनन को प्रोत्साहित करती है, यानी दुष्चक्र को परिभाषित करें। यदि आंकड़े दें तो उसे परिचय के सहायक तर्क के रूप में जोड़ें, ना कि सिर्फ सूखी सूचना को की तरह। यानी केवल सूचनात्मक ज्ञान न दीजिए, केवल सूचनात्मक ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ये ज्ञान तब बेहतर बन पाएगा जब इस ज्ञान को
आप अवधारणात्मक तरीके से कहीं इस्तेमाल करें, यानी अवधारणात्मक समझ की तरह इस ज्ञान को, इस फैक्ट को वहां ले जाकर जोड़ें, तब जाकर इसकी बात बन पाएगी। अब स्तरीय क्या है? भारत जैसे विकासशील देशों में तेज जनसंख्या वृद्धि और व्यापक गरीबी एक दूसरे से जुड़े दुष्चक्र का रूप ले लेते हैं। बढ़ती आबादी संसाधनों, रोजगार और बुनियादी सेवाओं पर दबाव डालकर गरीबी को बनाए रखती है, जबकि गरीबी के कारण शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तक सीमित पहुंच उच्च प्रजनन दर को बढ़ावा देती है। किसी पारस्परिक संबंध की व्याख्या करना आवश्यक है। ये आवश्यक है, ये बताया जा रहा है। फिर इन्होंने मेन बॉडी में क्या लिखा है ये देख लेते हैं। देश में जनसंख्या वृद्धि से संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ता है तथा इसके कारण अनेक समस्या उत्पन्न होती है। जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव इन्होंने लिखे हैं। संसाधनों का अधिक दोहन, उपलब्ध संसाधनों पर तनाव। फिर उन्होंने ग्राफ बनाकर जनसंख्या को बताने की कोशिश की है, कैसे मांग वृद्धि होती है, कैसे चीजें आगे बढ़ती हैं। फिर उन्होंने लिखा कि व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि पर दुष्प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या के कारण भूमि का घटना होता है। उदाहरण भी दिया, भारत में प्रति व्यक्ति, भारत में जो एबिलिटी है जमीन की वो कितनी है, प्रति व्यक्ति आय में कमी आती है। उदाहरण दिया कि वर्तमान में भारत में देश की प्रति व्यक्ति आय कम है काफी। अन्य ढांचागत आधारभूत संरचनाओं का दबाव होता है। ये इन्होंने मेन बॉडी लिखी है। तो मेन बॉडी में क्या कहते हैं कि स्तरीय रूप क्या हो सकता है, तो इसमें इनको दिखाया गया है कि देखिए क्या समस्या है। उप शीर्षक जनसंख्या वृद्धि से प्रभाव के तहत सिर्फ एक दिशा लिखी गई, जबकि दूसरी दिशा गायब है। यानी कहने का क्या मतलब है कि जनसंख्या वृद्धि है और दूसरी है गरीबी। तो आपको ये तो दिखाया आपने कि जनसंख्या वृद्धि के कारण गरीबी बढ़ रही है, लेकिन ये भी दिखाइए कि गरीबी के कारण भी जनसंख्या बढ़ रही है। ये यूनिडायरेक्शनल वे नहीं है, बल्कि दो दिशा में चलने वाली चीज है कि इसकी वजह से अगर ये प्रभावित हो रहा है तो इसकी वजह से कैसे प्रभावित हो रहा है, ये चीज आपने मिस की है। उपलब्ध संसाधनों पर के बाद वाक्य पूरा नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, अनौपचारिक क्षेत्र, आश्रित जनसंख्या, महिलाओं की स्थिति आदि जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे गायब हैं। मॉडल उत्तर भी आप देख सकते हैं। अब इसको बताया गया है कैसे लिखा जाएगा। ये बताया गया है कि जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार गरीबी को लंबे समय तक बनाए रखती है, ये चीज बताई गई है। तो इसको फ्लो चार्ट के माध्यम से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। जैसे संसाधनों का क्षरण और प्रति व्यक्ति उत्पादकता में कमी। उदाहरण, कृषि जनगणना के आंकड़ों के अनुसार औसत जोत का आकार इतना था, फिर घटकर इतना हो गया है और ग्रामीण आय और उत्पादकता दोनों ही संकुचित हुई हैं। अगला स्टेप है उच्च आश्रित अनुपात और न्यूनतम बचत की बात कर रहा है। रोजगार पर दबाव और श्रम का अनौपचारिकरण हो रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना पर दबाव, इसका भी उदाहरण देकर इसको समझाया गया है। आगे बढ़ के फिर गरीबी किस प्रकार जनसंख्या को प्रभावित करती है, यानी दो तरफा चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। लैंगिक असमानता और बाल विवाह की बात की गई है। और आगे की राह पे यहाँ पे चीजें आई हैं। आगे की राह एक और तरह से बनाया गया है। अब कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि फलतः जहाँ जनसंख्या वृद्धि गरीबी का कारण बन रही है, वहीं यदि इसका सकारात्मक दिशा में प्रयोग करें तो भारत विकसित लक्ष्य तथा SDG 1, 2, 3 आदि प्राप्त कर सकता है। सुधार की दिशा क्या है? निष्कर्ष ज्यादा बड़ा है, विश्लेषण का संक्षेप रखें, 2-3 वाक्यों में समेटें। स्तरीय रूप क्या हो सकता है? अतः भारत जैसे विकासशील देशों के लिए चुनौती यह है कि जनसंख्या गरीबी के दुष्चक्र को मानव पूंजी में निवेश, महिला सशक्तिकरण, परिवार नियोजन और श्रम प्रधान विकास के माध्यम से तोड़कर बढ़ती आबादी को जनसांख्यिकीय लाभांश में बदला जाए। ये एक कंक्लूजन है। तो इस तरह से चीजें बताई गई। 4 नंबर इनको आपको मिला है। 4 नंबर नहीं, वो 8 नंबर वाला। तो इस तरह से कॉपी चेकिंग करने की हमारी स्टाइल है। कॉपी चेकिंग में आपको मैं फिर बार बार इंगित करवा दे रहा हूं कि कॉपी चेकिंग में हम स्टेप बाय स्टेप इवैल्यूएशन करते हैं। और इवैल्यूएशन में देखिए नंबर का मामला नहीं है, सबसे बड़ा मामला है कि हम ये बताने की कोशिश करते हैं, ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि आपका सुधार कैसे हो सकता है। आपका सुधार ही हमारा उद्देश्य है। कैसे? क्योंकि हम अगर आपको कॉपी चेकिंग अगर हम कर रहे हैं और स्टेप वाइज अगर इवैल्यूएशन कर रहे हैं, स्टेप वाइज छोटे छोटे पैराग्राफ स्टैंजा को भी आपको बता रहे हैं कि आप ऐसे लिखो, इस तरह लिखो, इस तरह करोगे तो आप अच्छा करोगे। तो इससे ये पता चलता है कि कॉपी चेकिंग में न केवल एक कॉपी चेकिंग है, बल्कि एक तरह से आपको एक कोचिंग की तरह ये कॉपी लगेगी, जिसमें आपका जो है सारगर्भित विकास हो पाएगा कॉपी चेकिंग के माध्यम से, आंसर राइटिंग के माध्यम से। और भी वीडियोज हम लेके आएंगे, तब तक के लिए आप बने रहिए। और सायास टेस्ट सीरीज में एडमिशन आप ले लीजिए, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया होगा,
उस लिंक के माध्यम से एडमिशन आप ले सकते हैं। विदा लेते हैं, नमस्कार।